everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So आज हम करने वाले हैं हमारी NIOS लर्निंग सीरीज कोर्स 502 का चैप्टर 16, जो कि हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। 502 में 4 ब्लॉक हैं और जिसमें 16 चैप्टर हैं। तो कल हमने 15 चैप्टर करा था और आज हम 16 चैप्टर करेंगे। तो ये जो है वो लास्ट चैप्टर है इसका, ठीक है। तो चैप्टर 16 क्या है? आकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना। यस, वन मोर थिंग कि मैं इसको इस पीडीएफ के थ्रू ऐसे क्यों करा रही हूँ, क्यों मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी और फिर मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि यह चैप्टर मैं ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे कराती तो ये पॉसिबल नहीं था, मैं नहीं करवा पाती वहाँ पे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। वहाँ पे अगर मैं आपको समझाती ऐसे ऐसे बोलती कि हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो वो शायद आप एक इमेज जो है ना अपने दिमाग में आप फ्रेम नहीं कर पाते कि मतलब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में बता रही हूँ, कि कैसे हम बच्चों की जांच करते हैं, क्या करते हैं, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एक दो एग्जांपल दे देती तो मे बी आप समझ लो, बट इसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस फॉर्म में करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं पीडीएफ डाउनलोड करके और इसमें से करा रही हूँ, ठीक है। आगे जो हमारी 503 होगा समथिंग जो भी, हम उसको अच्छे से सही से ही करने वाले हैं जैसे हम करते हैं, बट ये चैप्टर में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में है? आकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना। मीन्स हमने देखो लास्ट में पढ़ा था मूल्यांकन क्या होता है, मेजरमेंट, असेसमेंट वगैरह हमने पढ़ा। फिर उसके लिए क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, यूनिट टेस्ट क्या होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब सारी चीज़ें वो हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कि हम बच्चों का रिकॉर्ड, अभिलेखन, रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं और रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये है प्रस्तावना, अधिगम, उद्देश्य, समथिंग, ये सारे अब हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा कि बस 3 ही पॉइंट है पढ़ने के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर में आने के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट हमें बहुत सारे तरीके पता चल जाएंगे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो आपका सेकंड है कि आकलित परिणाम का अभिलेखन एवं रिपोर्टिंग। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने इसको वो पढ़ना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड चैप्टर है। तो देखो क्या है, जब आप एक परीक्षा का आयोजन करते हो, आप उत्तर पर अंक देते हो और प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक विषय में से कुल प्राप्त अंक को निर्धारित करते हैं। तब इन अंकों को व्यक्तिगत बच्चों के नाम के आगे अंकित करते हैं। लिस्ट बनाते हो ना आप, जिस भी बच्चों के कितने नंबर है नाम लिख के आप उनके नंबर लिखते हो, इसमें इनके नंबर है। फिर आप इन अंकों का क्या करते हो, इन अंकों का रजिस्टर भविष्य में उपयोग के लिए एक स्थायी अभिलेख है, एक रिकॉर्ड है। अभिलेख की इंग्लिश होती है रिकॉर्ड है। रजिस्टर में अंकों के अभिलेखन के बाद प्रत्येक विद्यार्थी का प्रगति कार्ड तैयार किया जाता है, जो रिपोर्ट कार्ड होती है, और फिर प्रत्येक विद्यार्थी को जारी किया जाता है, जिससे विद्यार्थी के माता पिता उसके बारे में सूचना का अवलोकन कर सके। मीन्स अब मैं इसमें ऐसे पढ़ के बता रही हूँ तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हो। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, फिर उसके मार्क्स जो है मार्कशीट में लगाते हैं, फिर टीचर्स जो है पेरेंट्स को, बच्चों को इंडिविजुअली वो जो है रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि पता चले कि बच्चे का कितनी प्रोग्रेस है, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, कितनी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, समथिंग। तो इससे परीक्षा के बाद शिक्षक विभाग सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, शुद्ध हिंदी, पीटीएम आयोजन की जाती है, पीटीएम में हम जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों के प्रदर्शन का अभिलेखन एवं रिकॉर्डिंग हमारे विद्यालयों में एक सुपरिचित एवं सतत अभ्यास है। कब से चला आ रही है हमें पता है। इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चों का केवल शैक्षिक क्षेत्र ही नहीं दिखाते, जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सिर्फ हम वही नहीं दिखाते रिपोर्ट कार्ड में, बल्कि हम रिपोर्ट कार्ड के थ्रू बच्चों को क्या बताते हैं कि मतलब करिकुलर एक्टिविटीज और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। देखो रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे ही वीडियो बन रही है। और तो अब हमने पढ़ने वाले हैं कि ये जो सारी ये जो सारा बच्चों का रिपोर्टिंग हम जो करते हैं, जो सारे बच्चों का रिकॉर्ड बना करके रखते हैं, सारी जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उनके तरीके क्या हैं, ठीक है। आओ अभिलेखन एवं ब्यौरा देने के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके के रिकॉर्ड हो सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हमें फेस करनी पड़ती है। अभिलेखन एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता क्यों होती है? देखो पहली बात तो ये है कि हमें इसकी आवश्यकता होती क्यों है। देखो हमें इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर हमें पता करना है कि भाई बच्चे को किस पर्टिकुलर एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है, किस बच्चे को उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए तो हमें उसके पहले का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। जब हमें पता ही नहीं है बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, बच्चा कितनी लर्निंग कर रहा है, तो हम एक अनुमान के अकॉर्डिंग थोड़ी ना नंबर देंगे। तो इन सब प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इस वजह से हम क्या करते हैं, अभिलेखन करके रखते हैं। तो ये क्या है, प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसकी क्षमता, शैक्षणिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चे के प्रदर्शन के प्रमाण का अभिलेखन,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का यह अधिगम प्रदर्शन का अभिलेख विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में काम आता है। अब देखो, अभिलेखन क्या होता है और रिपोर्टिंग क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंसेस है, समझ लेते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि जो भी आप सारी चीजें कर रहे हो ना, टेस्ट ले रहे हो, जो भी एक्टिविटीज करा रहे हो, क्वेश्चनियर है, पोर्टफोलियो है, प्रोजेक्ट दे रहे हो बच्चों को, यूनिट टेस्ट ले रहे हो या चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हो, कुछ भी है, उसका ना रिकॉर्ड रखना, बच्चों का उसकी चीज का रिकॉर्ड रखना। एक क्या है देखो, बच्चे के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों, जिनको आकलन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीकियों का उपकरण, यही जो तकनीकी हम लास्ट में पढ़े, यूनिट टेस्ट, पोर्टफोलियो, परियोजना, ये सब इसका उपयोग करके एकत्रित किया गया है, उसके व्यवस्थित लेखन की प्रक्रिया को अभिलेखन कहते हैं। मीन्स को जो भी जिस भी तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनका जो हम एक इकट्ठा रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेखन। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग क्या होता है। अब रिपोर्टिंग में हम क्या करना है, हमने बच्चे की ना अंडरस्टैंडिंग पर बेसिकली ज़्यादा जोर देना है। जैसे कि एक बच्चा समझ और कौशल के निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पेचीदा अधिगम, मीन्स क्या है देखो, इसका इतना शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। मीन्स ये क्या कह रहा है, एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और स्किल कितनी थी, अब वो वहां तक पे कितने पर आ गई है। मीन्स कि उसके गैप में बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है। जो इस चीज को मतलब जो बेसिकली इसके डिफरेंस को शो करता है ना, बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, अब बच्चे ने कितना सीख लिया है, इसके बीच का जो गैप है, इसका फीडबैक देना और उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना, इसको हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है। ये रिपोर्टिंग है अकॉर्डिंग टू NIOS। अब इसमें क्या है, अभिलेख में कौन कौन शामिल होता है, विद्यार्थी एवं माता पिता, शिक्षक एवं परामर्शदाता और योजना बनाने वाले प्रशासक। तो विद्यार्थी एवं माता पिता में आपको पता है कि कैसे सहायता करते हैं, बच्चे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अभिभावकों को भी ये सारी चीज़ें पता होती है कि स्कूल में वो क्या करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। ठीक है। अधिगम में बच्चों की क्षमता एवं कमजोरी की सूचना प्रदान करता है। अगर पेरेंट्स जो हैं बड़े यूज टू हैं जो रिजल्ट से, तो उन्हें पता रहेगा बच्चा कहाँ क्षमता में, कहाँ कमजोरी है, कहाँ अच्छा है। ठीक है। जैसे कि एक बच्चा गणित में अच्छा हो सकता है लेकिन लैंग्वेज में वो कमजोर है। ठीक है। या खेल कूद में वो अच्छा हो सकता है लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। तो यहाँ पे क्या है, अभिभावक जो है कमजोर पक्ष पर काम करने का अवसर करते हैं कि भाई पेरेंट्स आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ा लो बच्चों को। फिर नेक्स्ट क्या है, बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में अधिक बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बच्चों को प्रेरित करता है कि मतलब जो अपनी उपलब्धि है उन सफलताओं को देखते हुए अपने प्रदर्शन में और अधिक सुधार करना, प्राइज देना, है ना, ये सारी चीजें। अब शिक्षक एवं परामर्शदाता में क्या है, देखो परामर्शदाता क्या है, बच्चों की क्षमताओं को समझकर एकत्रित की गई रूपांतरित सूचनाओं को प्रदान कर, अरे मीन्स देखो क्या है, शिक्षक एवं परामर्शदाता में क्या डिफरेंस है, मीन्स इसे ये रिलेट कैसे है। इसमें क्या कर रहा है, शिक्षक जो है उनके सारे रिकॉर्ड रख रहा है, शिक्षक और जो परामर्शदाता है उनकी सहायता करते हैं। मीन्स कि आगे जाके बच्चों को क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्या गाइड देनी चाहिए, तो ये जो सारा हम रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, ये उनकी हेल्प करेंगे समझने के लिए कि बच्चे का जो लेवल है इस टाइम पे कहाँ पर है, बच्चे को कितनी हेल्प की ज़रूरत है, बच्चा किस तरीके से, किन हेल्प के तरीकों से वो ऊपर जाएगा, उसका लेवल उठ जाएगा, और वो जो लर्निंग लेवल है बच्चे की आयु और योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये जो रिकॉर्ड है इस तरीके से बच्चे की हेल्प करते हैं। इसी से हम बच्चे के लर्निंग के लिए आउटकम निकाल सकते हैं। मीन्स कि मतलब हम पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे की लर्निंग कितनी है, क्या प्रोग्रेस है, बच्चा स्लो लर्नर है, मीडिएटर है, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब क्या है, कैसा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसमें हमारी क्या हेल्प करता है, शिक्षण व्यू रचना एवं विधियाँ, क्या बच्चा टीचर यूज कर रहा है, कक्षा कक्ष प्रबंधन और जो सारी उपलब्ध सामग्री संसाधन का प्रयोग जिससे बच्चे का प्रदर्शन बेहतर होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिटेल में पूरी चैप्टर वाइज रीड कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे योजना बनाने वाले प्रशासक, जो हमारी योजना बनाते हैं, तो गुण उसमें हमारा ये जो रोल है, जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभिलेखन कर रहे हैं, उनका क्या रोल होता है इसमें, तो क्लस्टर से लेकर जिले तक के सभी स्तरों तक शिक्षा के गुणों की जांच करना, योगदान एवं बाधाओं के प्रभावपूर्ता का परीक्षण करना। ठीक है। अधिगम के गुणों को बढ़ाने के लिए विद्यालयों को वर्गीकृत करना, शिक्षक के प्रदर्शन के लिए, उनके अंकाबिलिटी के लिए उनको करना, भाई रिजल्ट खराब आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, नहीं तो अच्छा पढ़ा रहा है तो तारीफ करना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे करिकुलम में, तो करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें कराना, उसके लिए अभिलेखन रखना। बट बच्चों के जो गुण हैं, उनके अंदर जो विकसित हो रही है, लर्निंग जो डेवलप हो रही है, उसके जो प्रोग्रेस का लेवल है उसकी रिपोर्टिंग करना, है ना, दोनों चीज़ें डिफरेंस है, अभिलेखन और रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को, जो सारे एरियाज होते हैं इनको जोड़ के रखती है। ठीक है। रिपोर्ट देना, आकलन करना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इनको ये जोड़ करके रखते हैं जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि एक बच्चा अंग्रेजी की कक्षा से जी चुराता हुआ पाया जाता है, तब उसे रिपोर्टिंग में संबंधित अंग्रेजी अध्यापक के लिए बोल सकते हैं कि भाई बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, इंग्लिश टीचर को हम बोला जा सकता है। अब क्या है हमारा अभिलेखन अधिगम प्रगति की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब क्या है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, क्या है। तो देखो, परंपरागत अंक पद्धति से रिपोर्टिंग करना अच्छा नहीं है, जैसे जो मेथड चला आ रहा है उससे सही नहीं है रिकॉर्ड करना। बच्चे को समझना एवं उसके आगे अधिगम को समझना प्राप्त है। अंग्रेजी विषय में 45 अंकों का सामान्य प्राप्तांक ये जानकारी प्रदान नहीं करता है कि बच्चे ने इस परीक्षा को कैसे पूर्ण किया है। 45 नंबर तो वो कैसे भी ला सकता है ना, तो ये सही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए रिकॉर्ड जो है। अभिलेखन जो है व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होना चाहिए, प्रकार और सृजन के तरीके पर निर्भर होना चाहिए, अभिलेखन प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। जब हम गुणात्मक आंकड़ों का अभिलेखन करते हैं तो हमें साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभिलेखन सकारात्मक संतुलित दिमाग की सहायता से पूर्ण होना चाहिए, झूठी चीज़ें ना हो उसमें। अभिलेखित आंकड़ों को विभिन्न संबंधित से बांटना चाहिए। आकलित आंकड़े ढंग से अभिलेखित होने चाहिए कि विभिन्न संबंधितों के क्रिया बिंदु अभिलेखित आंकड़े से ये सब कर सके। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड होता है, आपको पता है, ग्रेड ए 80% और ऊपर तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बी से वेरी गुड, 65 79, मतलब बहुत तरीके से हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको जो दिया हुआ है, जो आप पेपर में मार्क्स देते हो ना, उसके लिए दिया हुआ है। ABCD E ग्रेड उनके लिए जो पेपर वाले होते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया, जो आपका एनुअल एग्जाम हो गया, जो सबमिटेटिव असेसमेंट होता है ना, उसके लिए। फिर हम आते हैं और जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए हम ये ग्रेड दे सकते हैं ABC 3। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स वगैरह तो हमने देने नहीं है, इसमें तो देखो मार्क्स हैं, बट इसमें मार्क्स वगैरह कुछ देने नहीं है, तो ABC रख सकते हैं। अब बच्चे के प्रदर्शन का रिपोर्टिंग कार्ड देखो कैसा होता है। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हम सबको नर्सरी से 12th तक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, इवन अभी भी CTET का, स्टेट का, रीट का, 12th का, सबका हमें मार्कशीट मिला हुआ है। तो ये होता है, विद्यार्थी का नाम होता है, कक्षा क्या है, सेक्शन क्या है, रोल नंबर क्या, ईयर है, सब्जेक्ट में भाषा 1 2 3 3 भाषाएं होती हैं, तो कितना है उसमें, उपसत्र वन मतलब ओरल, रिटन। ठीक है, ये सारे टेस्ट में इसके हिसाब से मार्क दे सकते हैं। P से परियोजना प्रोजेक्ट है, जो T से टोटल कितना बना, फिर ओरल, रिटन, प्रोजेक्ट, इस तरीके से 3 सेमेस्टर होते थे पहले, उसके अकॉर्डिंग ये बुक फ्रेम है। अब तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तीनों के मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, है ना, फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए ABC में से। व्यक्तिगत सामाजिक गुण के लिए देखो ऐसे। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत सामाजिक गुण। व्यक्तिगत सामाजिक गुण को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो जो सामाजिक गुण हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनके नाम 1 2 3 4 5 6, और फिर सेमेस्टर 1 2 3 इसमें हम कितने 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 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ये जो 5 व्यक्ति गुण है निम्न से, ये सारे हम इसमें से चुन सकते हैं। मीन्स हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और बाकी जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम खुद भी चूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हमें ये दिए हुए हम इसमें से ले सकते हैं, जैसे साफ सफाई, सहभागिता, नियमितता, अनुशासन एवं आज्ञा पालन, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी लेना, पर्यावरण के प्रति जागरूक, धैर्य, अच्छे गुणों को प्रोत्साहित करना, नेतृत्व क्षमता, सच बोलना, राष्ट्रीयता, सामाजिक सेवा की भावना, मनोवैज्ञानिक समझ, मजदूर तथा श्रमिकों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति आदर, सो ऑन। ठीक है, फिर ये क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हमने एक चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़े थे कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये, बाकी आप चाहो तो अपनी उससे आप इंक्लूड कर सकते हो। तो 3 सेमेस्टर होते थे पहले, तो उस तीनों के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम कितने कितने नंबर देना चाहेंगे। साहित्य में उसमें क्या क्या आ जाएगा, लिटरेचर में पढ़ना, वाचन, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन। फिर है वैज्ञानिक, तो क्लब क्रियाकलाप या प्राकृतिक अध्ययन, कंप्यूटर साक्षरता, कला, चित्रकला, कसीदाकारी, शिल्पकला, मूर्ति कला, सांस्कृतिक, संगीत तथा कला प्रदर्शन, शारीरिक शिक्षा, अत्य खेल, बाह्य खेल, योग अभ्यास, अंत्य खेल। मिश्रित शिक्षा में क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस, स्काउट, NCP, सहायक क्रियाकलाप, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। ये सारा आपको यही है कि मतलब एक जो हम बच्चों की लास्ट में वो नहीं बनाते रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड का समझ लो एक ड्राफ्ट है। रिपोर्ट कार्ड का एक खाका दिया हुआ है कि हाँ इस तरीके के कॉलम उसमें हो सकते हैं, और हम इस तरीके की चीज़ें उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये है, देखो उपस्थिति, बच्चे की अटेंडेंस कितनी थी सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, टोटल कार्य दिवसों की संख्या कितनी रही, और उसमें से बच्चा प्रेजेंट कितना रहा तीनों सेमेस्टरों में वो। फिर टिप्पणी करेंगे,
कक्षा अध्यापक भी, प्रधानाचार्य भी और अभिभावक भी। क्षमता कितनी है बच्चे की, क्या है, सुधार का एरिया क्या है। साइन होते हैं ना लास्ट में प्रिंसिपल के, तो होते ही, क्लास टीचर भी करती है और फिर जो रिपोर्ट कार्ड लेके आता है वो साइन करता है। तो यही सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये सारी चीज़ें, और लास्ट में तीनों के हस्ताक्षर और ख़त्म। लास्ट में ये जो था पूरा, ये जो सारा आपको पैटर्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका एक रिपोर्ट कार्ड का, एक मार्कशीट का, जो हम यूज़ करते हैं, मतलब बच्चों के क्लास में बनाते हैं उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने बोला है कि कक्षा फिफ्थ के लिए पर्यावरण में अभिलेखन, अधिगम, अप्रदर्शन, पर्टिकुलर एक क्लास के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर कक्षा फिफ्थ के लिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में ईवीएस के लिए हम कैसे कर सकते हैं वो हमें दिया हुआ है कि जैसे हम बच्चों को अवलोकन करेंगे। और अभिलेखन तो क्या है कि वो मतलब एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का कितना उपयोग कर रहे हैं, घटना का अवलोकन कितना कर रहे हैं। और हम इसमें रेटिंग करेंगे, बच्चों को मार्क्स नहीं देंगे जैसे हम उसमें पहले दे रहे थे, बट रेटिंग करेंगे। तो रेटिंग क्या होती है, 3 के द्वारा करनी है। एक का अर्थ है आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता, सेकंड का मतलब है अच्छा, और थर्ड का मतलब है बहुत अच्छा। तो इस तरीके से रेटिंग करनी है। उसका एक आपको ये पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे एक समान वस्तु के बीच में अंतर को समझना, विभिन्न वस्तुओं के बीच समानता को पहचानना, महान विवरणों की जानकारी देना, घटनाओं के क्रम को पहचानना, एक घटना या प्रक्रिया का प्रतिवेदन और विवरण, धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ते हुए चित्रों, मानचित्रों, तालिकाओं को पढ़ना, फिर के विचारों को और इच्छाओं को सुनना, किसी के विचारों इच्छाओं को समूह में प्रस्तुत करना, दूसरे के विचारों और इच्छाओं को दोहराना, प्रतिक्रिया करना। मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कुछ भी पॉइंट्स हम अपने पास से भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिस पे हम बच्चों को जज कर सकते हैं, उनके मार्क्स दे सकते हैं। थर्ड है अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करने में ये अनुभावों के द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा, चिन्हाकृतियों के द्वारा अभिव्यक्त करना, कला के द्वारा अभिव्यक्त करना, कलाकृतियों व चिन्हाकृतियों मानचित्रों के अंतर को समझना, साधारण मानचित्र बनाने की योग्यता विकसित करना। फिर इसमें व्याख्या करना, सृजनात्मक लेखन के द्वारा किसी विचार या सोच को अभिव्यक्त करना, स्वयं की देखी हुई घटना क्रियाकलाप का सूत्रीकरण करना, स्वयं की तर्क क्षमता के बारे में जटिलता से सोचना, तर्कपूर्ण संबंध बनाना, साधारण परिकल्पना बनाना, अवलोकन की व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। मीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उस पर बच्चों को जज करना। फिर है नेक्स्ट वर्गीकरण करना। वर्गीकरण में क्या है, वस्तुओं के समूह में विभिन्नता को पहचानना, अंतरों को पहचानना, समानता को पहचानना, एक समय पर एक चर के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं, घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, गहन विश्लेषण की सहायता से जटिल प्रश्नों को उठाना, परिकल्पना पर आधारित प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्नों की पहचान करना जो स्वयं उनकी जांच से हल किए जा सके, कुछ प्रश्नों की पहचान करना जिनको पूछताछ करके हल नहीं किया जा सकता, फिर विश्लेषण करना। ठीक है, इसके बाद प्रयोग करना है। विश्लेषण करना में क्या है, स्वयं की भाषा में किसी घटना को परिभाषित करना, घटना के कारणों का अनुमान लगा पाना, कुछ प्राप्त करने के तरीके में सही नहीं बैठते, ऐसे प्रमाणों की जांच करना, प्रत्येक निष्कर्ष को नए प्रमाणों के साथ खुली चुनौती की तरह स्वीकार करना, अनुभवों या प्रयोग के प्राप्त प्रमाणों को आधारों पर आधारित बनाना। बस यही सब है प्रयोगात्मक। कम सारे देख सकते हो, ये पॉइंट है जिसके आधार पर हम बच्चों को मार्क्स देंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं करा सकती थी। अब कक्षा फिफ्थ के लिए जैसे भी आपको ईवीएस के लिए दिया था, अब सेम आपको कक्षा फिफ्थ के लिए भाषा में अधिगम प्रदर्शन के लिए पूछा है। तो भाषा अधिगम से तात्पर्य भाषा के 4 कौशलों से आता है, जो कि है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 3 पैमाने, फिर से 3 पैमाने का यूज़ कर रहे हैं, हमें रेटिंग करनी है इसमें भी। तो इसमें क्या है, सूचना और मौखिक पाठ्यपुस्तक के प्रसार को समझना, जैसे भाषा, टीवी, रेडियो, उद्घोषणा, वाद विवाद, दिशा निर्देश, क्या वाक्यों की नकल करी गई है या टीचर जो है पैराग्राफ का श्रुत लेख करा रहा है। ठीक है, फिर है बोलना। ये सब था हमारा, किसमें लिखा ही नहीं है। सेकंड है हमारा बोलना, पहले वो सुनना होगा, अब ये सेकंड होगा बोलना। फिर है महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों की पहचान करना। ठीक है, वो उनसे उदाहरण बना सकता है, अनुमान लगा सकता है, प्रतिक्रिया करना, निष्कर्ष निकालना, विभिन्न स्वरोचन का उपयोग करना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पढ़ना, मौखिक और चुप रहकर, दोनों तरह से पाठ्यवस्तु के सटीकता के साथ पूर्व ज्ञान, अनुभवों और सूचनाओं का उपयोग करना। क्या शब्दकोश या ज्ञानकोश का उपयोग कर सकता है, लेख, कविता और प्रतिवेदन को समझना, प्रोत्साहित करना। फिर आता है लिखना, जो कि सबसे बड़ा टफ टास्क है। क्या पत्र वर्णन लिख सकते हैं, पोस्टर व सूचना तैयार करना, संदेश लिखना, सो ऑन करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कक्षा थर्ड के लिए आपको गणित में अधिगम प्रदर्शन का अभिलेख दिया हुआ है। ठीक है, एक तरीके से बस खाकर दिए हुए हैं, ये देखो, ये पूरा की आकृति एवं डिज़ाइन। तो आपने कक्षा में क्या काम कराया, दंत कार्य, घर में क्या काम दिया और प्रोजेक्ट वर्क क्या था। फिर कक्षा कार्य, फिर सेम तीनों में क्या रहा,
आकृति एवं डिजाइन पहचान पा रहा है, यानी संख्या को पढ़ना व लिखना, योग, घटाना, समय, कैलेंडर, वजन, मुद्रा, आयतन, गुणा, भाग, आंकड़ों का रखरखाव। ये तो पूरी क्लास का ही बन गया, एक पूरी क्लास का, है ना। पूरे टाइम पे जो भी हमने पढ़ाया, जो भी टॉपिक है उसमें बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो है। फिर विभिन्न संबंधियों को रिपोर्ट करना। तो अभी क्या है, हाँ देखो, अधिगम को सुधारने के लिए हम जो आकृतिक परिणाम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो हम सारे इतनी सारी लिस्टें बना रहे हैं, जो इतने सारे बॉक्सेस बना रहे हैं, इतने सारे कॉलम बना रहे हैं, इनका यूज़ किया है। तो अब इनका देखो यूज़ कैसे करेंगे। जब आप एक बार अभिलेख को भर लेते हैं तो इससे संबंधितों को बांटने के लिए तैयार कर लेते हैं, तब आप अपने अभिलेखन किए गए आंकड़ों के समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। आप ऐसा विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, विषय के हिसाब से विश्लेषण, विषय वस्तु के हिसाब से विश्लेषण, अधिगम प्राप्तियों के हिसाब से विश्लेषण और उप सत्र के हिसाब से विश्लेषण। ठीक है। अब देखो विभिन्न बच्चों के प्राप्तांक ये निकाले हैं, जैसे भाषा में 100 में से, और ये बच्चे हैं ABCDEF जो है ना आपके बच्चे हैं, तो 100 में से कितने हैं 41, किसी के 10, 40, 50, 44, 38 ऐसे करके। गणित में कितने हैं कुल अंक 100, और पर्यावरण अध्ययन में भी 100 है, हमने तीनों का ही तो ऊपर देखा अभी। तो तालिका के हिसाब से इनके टोटल मार्क्स कितने बने, 64, 28, 80, 70, नीचे बने हैं 58, 23, 64, 22। तो अब ये क्या है, अब हमें देखो इसके डेटा से क्या पता चलेगा, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये जो डेटा हमने निकाला है, इतनी मेहनत हमने करी है, इतना बनाया है, इससे हमें पता क्या चलेगा, हमें पता चलेगा पूरी कक्षा भाषा में कमज़ोर है, जैसे कि लगभग प्रत्येक ने 50% से कम अंक प्राप्त करे हैं लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज सबकी कम है। गणित और पर्यावरण अध्ययन की अपेक्षा भाषा में छात्रों का प्रदर्शन कमज़ोर है। बच्चों ने गणित में अच्छा काम करा है, लेकिन और अच्छा कर सकते थे। सी ने गणित और EVS में अच्छा कार्य किया है, लेकिन भाषा में अच्छा काम नहीं किया, सी ने। ठीक है। बी ने सभी विषयों में कमजोर कार्य किया है। भाषा में जांच के पदों के कठिनाई के स्तर के विश्लेषण की आवश्यकता है। मीन्स यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई जो बी की जो चेकिंग है वो किस तरीके से हुई है भाषा की, कि बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, अब विषय वस्तु अब तीनों का विश्लेषण करेंगे हम। ये बच्चे हैं ABCDE, अब तीनों का ना हम इसमें विश्लेषण करेंगे विषय वस्तु के हिसाब से। जो हमारी सब्जेक्ट थी, जैसे सभी बच्चों ने A में अच्छा प्रदर्शन करा है, 3 में कमज़ोर प्रदर्शन करा है, वस्तु 3 में, मीन्स की किसमें हिंदी थी, नहीं गणित है, गणित EVS है, थर्ड पे EVS है, किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। उसी के हिसाब से मार्क्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे तो B लिखा हुआ है। पहला लैंग्वेज है, सेकंड मैथ्स है, थर्ड EVS है, बट आगे पीछे करके दिया हुआ है क्योंकि लैंग्वेज में उसके 10 नंबर है और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या है, ABCDE के मार्क्स हैं। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे अब, अच्छा ये भाषा जो है ना, भाषा को अगर हम डिटेल में देख रहे हैं शायद इसमें विषय वस्तु का नाम, विषय वस्तु के हिसाब से विश्लेषण, कुल अंक 50, ये अलग ही है। इसमें बस हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उदाहरणों का उल्लेख करना, संबंधों को देखना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, है ना, इसके हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं। फिर हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इसमें अच्छा है, वो उसमें ख़राब है, इसमें अच्छा हो सकता था, इसमें बेकार है, ऐसे करके। अब ये ABCDE थे, सेमेस्टर वाइज कंपैरिजन हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फिर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है, इसमें देखो क्या कंपैरिजन करना है कि उपसत्र के दौरान व्यक्तिगत रूप से बच्चे सही ज़्यादा से अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे या ग्रुप में। उपसत्र के दौरान विषय के हिसाब से प्रगति है, किस बच्चे का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है, कौन सा बच्चा पीछे रह गया है और किस क्षेत्र में पीछे रह गया है। फिर अब इसमें क्या है कि कार्यक्रम का अनुवर्तन करना का मीन्स का उसका फीडबैक देना, कि मतलब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अधिगम प्रदर्शन का विश्लेषण करके हम बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए और उनके अधिगम स्तर को उठाने के लिए सही निर्णय लेते हैं। तो सही निर्णय हम किस तरीके से ले सकते हैं, हम 2 तरीके से ले सकते हैं, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में और अधिगम कठिनाइयों का उपचार, संवर्धन और शिक्षा की स्वयं की छवि। ठीक है, इन चारों के रूप में। तो जब हम एज अ परामर्शदाता मीन्स कि बच्चों को जब हम एक गाइड करने वाले होते हैं, मीन्स जब हम बच्चों को कुछ राय देते हैं, तो हम उसमें कैसे रोल कर सकते हैं। तो जब आप एक परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर देने का कोशिश करते हैं कि बच्चों को लक्ष्य तक पहुँचाने में मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, वह अपने अधिगम में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर कर सकता है, विभिन्न हल क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, परामर्श क्या है। ठीक है, परामर्श का मतलब होता है, परामर्श एक ऐसा अनोखा सहायता प्रदान करने वाला संबंध है जिसमें बच्चे को कुछ सीखने, महसूस करने और अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उसके तरीकों में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिसके बारे में वह सोचता है। इस प्रकार परामर्श को परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
तो ये कुछ बातें हैं कि मतलब बच्चा क्या है, गलती करता है तो उसकी लापरवाही वजह से हुआ या नासमझी नहीं हुआ। अगर आप बच्चे को देखेंगे तो आप उसको डांटोगे या सुधारोगे, एक सुधारने का मौका दोगे या नहीं दोगे। और फिर आप देखते हो कि दोबारा से वो बच्चा गलती करता है या नहीं करता, या बच्चा वो जानबूझ के गलती कर रहा है या गलती से हो गई, ये सारी चीज़ें। अधिगम कठिनाइयों का उपचार कैसे करोगे? अधिगम कठिनाइयों एवं विद्यार्थियों का निर्धारण करना। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों की विशेष प्रकृति का निर्धारण करना, अधिगम कठिनाइयों के कारकों का निर्धारण करना, उपयुक्त उपचारात्मक प्रक्रिया को लागू करना। तो ये चारों को डिटेल में बताया हुआ है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से हम इनको निर्धारण कर सकते हैं, जांच सूची, वृत्तांत अभिलेख आदि से। फिर इनके कारणों को पता लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे दूर करा सकते हैं। ऐसी सारा प्रोसेस हम निभाएंगे। ठीक है, फिर है स्मृतिकरण। स्मृतिकरण क्या है? जो बच्चा अपना अच्छा निष्पादन कर रहा है उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करके उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी के लिए आप उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री तैयार करें या उसे उच्च स्तरीय अधिगम क्रियाकलाप दें या दंत कार्य दें। उदाहरण के लिए, औसत विद्यार्थी को एक कठिन शब्द का इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाने के लिए कहें तथा औसत से अधिक बच्चे को 2 कठिन शब्दों का उपयोग करके एक वाक्य बनाएं। आप बच्चों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए कार्य के कठिनाई स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब अध्यापक का अपना विचार है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मैं अलग कर सकता था? क्या मैंने बढ़िया करा? क्या मैं कुछ और यूज़ कर सकता हूँ? फीडबैक मिला मुझे, कैसे मिला? ठीक है, और ये है कि आप बच्चों को क्वेश्चन कुछ अच्छे ढंग से पूछ सकते हैं। जैसे पक्षी क्यों प्रवास करते हैं, तो इसकी जगह आप पूछ सकते हैं कि शीत ऋतु में चिल्का झील में पक्षियों के प्रवास के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करो। हम थोड़ा अच्छा बना के बच्चों से पूछ सकते हैं ताकि बच्चे थोड़े से मीन्स इंटरेस्टेड लें, क्लास में इंटरेस्ट रहे। क्या इंटरेस्टेड क्लास है, बोरिंग नहीं है। तो सबसे हमने पहले पढ़ा रिकॉर्डिंग, अब ये सारांश है आपका रिकॉर्डिंग, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बस यही था हमारा लास्ट चैप्टर। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से देखे नहीं है, क्योंकि क्या पूछेंगे इसमें से, क्या बनेगा। अदरवाइज़ यही था आपका लास्ट चैप्टर। अब जो है हमारी 502, इसके बाद अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।